हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में। बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाग 1 में किन विषयों पर बात की गई है दोस्तों, ठीक है। भाग 1 में दोस्तों संघ और उनके राज्य क्षेत्रों के विषयों पर बात की गई है। एक बार हम लिख कर समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। संघ और उनके राज्यों के क्षेत्रों के बारे में, ठीक है दोस्तों। क्या बात की गई है हमारे भाग 1 में? संघ और उनके राज्यों के क्षेत्रों के बारे में बात की गई है हमारे भाग 1 में। और कितने अनुच्छेद होते हैं हमारे भाग 1 में? 4 अनुच्छेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 से लेकर 4 अनुच्छेद होते हैं हमारे भाग 1 में। टोटली कितने होते हैं? 4 अनुच्छेद। हम हर एक अनुच्छेद को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। 4 अनुच्छेद हैं, चारों अनुच्छेद को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने चल रहे हैं। सो हम पहले ही अनुच्छेद से स्टार्ट करते हैं। पहले अनुच्छेद में क्या है दोस्तों? संघ के नाम का वर्णन और राज्य के क्षेत्रों का वर्णन, ठीक है। उनके राज्य के क्षेत्रों का वर्णन एक बार लिखते हैं और लिख कर समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। संघ के नाम का वर्णन और उनके राज्य के क्षेत्रों का वर्णन और उनके राज्य के क्षेत्रों का वर्णन। दोस्तों, आपसे अगर कोई पूछता है कि हमारे अनुच्छेद 1 में क्या है, तो आपको यही बताना है, संघ के नाम का वर्णन और उनके राज्य क्षेत्रों का वर्णन। आइए इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं, यानी कि 28 राज्य के क्षेत्रों का वर्णन, 28 राज्य के क्षेत्रों का वर्णन, ठीक है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश का, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन। अब इनमें भी क्या क्या जानना है? क्षेत्रों के बारे में, 28 राज्य के क्षेत्रों के बारे में, 28 राज्य के नामों के बारे में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों के बारे में। समझ में आ रहा दोस्तों? और नामों के बारे में। दोस्तों, बस आप सभी को मैं इतना अच्छी तरीके से बता दिया, तो आप सभी को कोई डाउट लग रहा है? नहीं। हाँ, एक बात और है, अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1 क्या बातें करते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ना है क्षेत्रों के बारे में, तो आप अनुसूची 1 में जाके पढ़ सकते हो। यही 28 राज्य और यही 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये हमारे पहले अनुसूची में बहुत ही डिटेल से बताए गए हैं क्षेत्रों के बारे में। यहाँ पे सिर्फ आपको क्षेत्रफल जानना पड़ेगा, ठीक है। क्षेत्रफल जान सकते हो। क्या जान सकते हो? क्षेत्रफल। और अगर क्षेत्रों के ज़्यादा डिटेल जानना है, यानी कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से जानना है, तो आपको अनुसूची 1 पढ़ना है। अगर जैसे नॉर्मली जानना है, क्षेत्रफल ही जानना है, तो आप यहाँ देख सकते हो। अनुच्छेद 1 में आपको जानने की अनुमति है, यानी कि अनुच्छेद 1 में आप समझ सकते हो, जान सकते हो। आप सभी को एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अनुच्छेद 1 में संघ के नाम का वर्णन है और उनके राज्यों के क्षेत्रों का वर्णन है, यानी कि 28 राज्य के क्षेत्रों का वर्णन, 28 राज्य के नामों का वर्णन, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का और 8 केंद्र शासित नामों का वर्णन, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? पहले अनुच्छेद में यही बात की गई है और कुछ नहीं है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है, तो आप अनुसूची 1 को उठा के पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। और दूसरी अनुसूची को हम लोग देखते हैं, दूसरी अनुच्छेद को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आप सभी को पहला अनुच्छेद समझ में आ गया अच्छी तरीके से, उसी तरीके से हम लोग दूसरे भी अनुच्छेद को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमारे दूसरे अनुच्छेद की बात करते हैं। हम लोग दूसरे अनुच्छेद को देखते हैं। दोस्तों, हमारे दूसरे अनुच्छेद में क्या बात की गई है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना हमारी सांसद कर सकती है। हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझते हैं दोस्तों, लिखकर। आपको लिखकर समझने में ज़्यादा मतलब आसानी होगी समझने में। तो नए राज्यों का, ओके, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, समझ रहे हो? प्रवेश यानी कि एंट्री। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना हमारी सांसद कर सकती है।
सांसद कर सकती है, कर सकती है। तो दोस्तों मैं थोड़ा धीरे लिखता हूँ तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, समझने में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं करूँगा। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना सांसद कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक एग्जाम्पल दे के समझाऊँ तो आपको ज़्यादा भी बेस्ट तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे पाकिस्तान का कोई राज्य हमारे भारत में आना चाहता है तो बिल्कुल आ सकता है कि इनके द्वारा, सांसद के द्वारा। सांसद सारे काम कर सकती है, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश स्थापना सांसद हमारी कर सकती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे अनुच्छेद 2 में कहा गया है, यही कहा गया है। और देखिए एक आया भी है, ठीक है दोस्तों, 16 मई 1975 को, ठीक है, चौथे संशोधन में 36 यानी कि 36वें संशोधन में कौन सा राज्य है, गेस करके बताओ, जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। तो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, 22वां राज्य। कौन सा राज्य 22वां? सिक्किम। यार इतना भी नहीं पता है आप सभी को, हद दो। ठीक है दोस्तों, क्या 16 मई 1975 को 36वें संशोधन द्वारा 22वां राज्य हमारे सिक्किम को बनाया गया भारत का। तो आप सभी को एक एग्जाम्पल भी हमने दे दिया, तो कोई डाउट? यानी कि दूसरे अनुच्छेद का यही कहने का मतलब है दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना हमारी सांसद कर सकती है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझा भी दिया, 16 मई 1975 36वें संशोधन द्वारा 22वां राज्य हमारे सिक्किम को बनाया गया। कोई डाउट नहीं। सो दोस्तों हमारा तीसरे में क्या बात की गई है? हमारे तीसरे अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और उनके क्षेत्र, यानी कि वर्तमान में जो क्षेत्र हैं हमारे, उनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। क्या क्या परिवर्तन किया जा सकता है? क्षेत्रों का परिवर्तन, नामों का परिवर्तन और सीमाओं का परिवर्तन किया जा सकता है हमारे वर्तमान राज्यों में। एक बार लिख कर समझते हैं, ठीक है दोस्तों। नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, परिवर्तन कौन कौन से कर सकते हैं? कि कौन कौन सी चीज़ों में कर सकते हैं वही जानना है हमको। क्षेत्रों में, सीमाओं में, और एक बच रहा है, आप सभी को कमेंट करके भी बताना, मैं वैसे भी बता दे रहा हूँ। क्षेत्रों में, ओ सेट, नामों में मैंने 2 बार लिख दिया, ओके, नामों में, सॉरी। किन किन चीज़ों में परिवर्तन कर सकती है? क्षेत्रों में और सीमाओं में और नामों में। सो दोस्तों हमारे तीसरे अनुच्छेद का यह कहना है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों में क्षेत्रों का परिवर्तन, सीमाओं का परिवर्तन और नामों का परिवर्तन। आपको अनुच्छेद में बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की जा सकती है। तो स्थापना करवाएंगे, प्रवेश करवाएंगे, उसके बाद उनमें क्या चेंजेस करेंगे? क्षेत्रों का चेंजेस, सीमाओं का चेंजेस, नामों का चेंजेस। जैसे कि मतलब उनको जो नहीं अच्छा लगेगा उसका चेंजेस करेंगे। और आप सभी को बता भी दिया, सीमाओं का, क्षेत्रों का, नामों का चेंजेस कर सकते हैं। पहले मिलाएंगे अपने इंडिया में, उनको अपने भारत का राज्य बनाएंगे, उसमें जो उनको नहीं ठीक लगेगा उसको चेंज करेंगे। समझ में आ गया? तो तीसरा भी आप सभी को समझ में आ गया, और चौथे को हम समझते हैं। चौथे अनुच्छेद में हमारे क्या है? पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषय का संबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों के विषय में बात की गई है हमारे चौथे अनुच्छेद में। ठीक है दोस्तों, हम एक बार और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। हमारी पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषयों का संबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां के बारे में, के विषय में, के अबाउट में बात की गई है हमारे चौथे अनुच्छेद में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा।
चौथे अनुच्छेद को। ठीक है, आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही साफ वर्ड में समझा दिया है चौथे अनुच्छेद को। सो दोस्तों, आपको पहला अनुच्छेद अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, और भाग 1 पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में भाग 2 के बारे में बात करेंगे, इसी तरीके से उसको भी पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको भी पढ़ेंगे। सो दोस्तों, आपको बहुत बहुत मेहनत करनी है।